नमस्ते। आप इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत फांसीवाद का अध्ययन किए। साथ ही नाजीवाद के क्या है, नाजीवाद की विशेषताएं और जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे, इसका अध्ययन कर चुके हैं। उसी के आगे है हिटलर की गृह नीति। हिटलर की गृह नीतियों में पहला था अधिनायक तंत्र की स्थापना। जर्मनी का सर्वे सर्वा बनने के बाद हिटलर ने एक दल, एक नेता और एक तंत्री शासन की स्थापना की। लोकसभा में केवल नाजी दल के सदस्य होते थे। वे वहां नेता का भाषण सुनते थे और प्रस्तावों को आंख मूंद कर पास कर देते थे। हिटलर नाजी दल को छोड़कर सभी दलों को समाप्त कर दिया। सभी नागरिकों की स्वतंत्रता को छीन ली। श्रमिक संगठनों को समाप्त कर उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया। सभी श्रमिक संगठन जो थे उनका एक अध्यक्ष नाजी दल के नेता को ही बनाया गया। वहां विद्यालयों में नाजी सिद्धांतों के अनुसार ही शिक्षा दी जाती थी। नाजी दल की आलोचना या नाजी सरकार की आलोचना करने वाले को कड़ी दंड दिया जाता था। अगर किसी पर थोड़ा भी शंका हो कि यह नाजी दल का आलोचना करने वाला है तो उन्हें कारागृह में डालकर यातनाएं दी जाती थी। यहां तक कि जो नाजी दल के जो सदस्य थे वे भी कठोर नियंत्रण में थे। इस प्रकार हम कह भी सकते हैं कि हिटलर की जो नीति थी वह बहुत कठोर थी, या यूं कह सकते हैं कि हिटलर की नीति की आलोचना करने वाले को दंड दिया जाता था। हिटलर की गृह नीति के अंतर्गत दूसरी जो बात थी वह था गुप्तचर व्यवस्था। हिटलर ने गेस्टापो नामक एक गुप्तचर व्यवस्था या संस्था का गठन किया था जिसका पूरे जर्मनी में जाल बिछा हुआ था। गोली चलाने वाले दल हमेशा तैयार रहते थे। जर्मनी के लोग गेस्टापो के नाम से कांपते थे। गेस्टापो के द्वारा हिटलर जर्मनी की साधारण से साधारण घटना को जान जाता था। तीसरी उसकी नीति थी यहूदियों की दमन। हिटलर यहूदियों को कुचलने के लिए अनेक दमनकारी नीतियां या कानून बनाए, जिनके अनुसार उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिए गए। कोई भी यहूदी सरकारी सेवा नहीं कर सकते थे, व्यक्तिगत व्यवसाय भी नहीं कर सकते थे। यहूदियों पर या उनकी गतिविधियों पर कठोर नियंत्रण था। उन्हें स्कूलों में कोई स्थान नहीं देते थे। 10 नवंबर 1938 को भयानक सुनियोजित ढंग से यहूदियों की संपत्तियों, घरों और गिरजाघरों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। यह जो घटना है वह घटना इतिहास में नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। हिटलर ने यहूदियों को पहचानने के लिए चिन्हित कर दिया था और उन्हें यातना देने के लिए या उन्हें परेशान करने के लिए यातना शिविर बनाए थे। लगभग 42,500 यातना शिविर हिटलर द्वारा बनाए गए थे, जहां पर यहूदियों को रखकर उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। इसके अलावा उन्हें जहरीली गैसों से मार भी दिया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
लगभग 15,000 बच्चों सहित 15 लाख बच्चों सहित 60 लाख यहूदियों को हिटलर के द्वारा मार दिया गया। इसके अलावा 50 लाख पोलिस, जिसको हम लोग पोलैंड वासी बोलते हैं, रसिया, मानसिक या शारीरिक अपाहिज जो रहते थे उन्हें भी मरवा दिया गया। नाजियों का कहना था कि ऐसे लोगों का जर्मनी में रहना जर्मन नस्ल को खराब करने के बराबर है। इस तरह की इस पूरे नरसंहार जो घटना थी, इस घटना को होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। चौथी जो गृह नीति के अंतर्गत जो चौथी बात आती है वो है आर्थिक क्षेत्र में सुधार। नाजियों का नारा था कि हम भूखे रहेंगे लेकिन निर्यात बढ़ाएंगे, जिससे जर्मनी में निर्यात व्यापार बढ़ गया। जर्मन व्यापारी विदेशी वस्तुएं नहीं मंगा सकते थे। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से उद्योग धंधों का खूब विकास हुआ। नए नए निर्माण कार्य होने लगा। अस्त्र शस्त्र, समुद्री जहाज और वायुयानों का निर्माण होने लगा। तो इस प्रकार ये हिटलर की गृह नीति थी, जिसको हम 4 बातों से समझे। पहला, अधिनायक तंत्र की स्थापना। दूसरा, गुप्तचर व्यवस्था। तीसरा, यहूदियों का दमन। और चौथा, आर्थिक क्षेत्र में सुधार। उसके बाद आता है हिटलर की विदेश नीति। हिटलर की विदेश नीतियों को भी हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला है राष्ट्रसंघ का बहिष्कार। 1933 में हिटलर जर्मनी का तानाशाह बनने के बाद निशस्त्रीकरण का बहिष्कार किया। साथ ही राष्ट्रसंघ की सदस्यता का भी परित्याग कर दिया। उसने उसने घोषणा किया कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान अब शक्ति के माध्यम से न करके दूसरे देशों के साथ समझौता के माध्यम से करेंगे। दूसरी जो बात है वह है वर्साय की संधि का अंत। 1935 में हिटलर ने वर्साय की संधि के शर्तों का अवहेलना करना शुरू कर दिया, या यूं कह सकते हैं कि हिटलर ने यह घोषणा कर दी कि अब वह वर्साय की संधि के शर्तों में अब बंधा हुआ नहीं रहेगा। क्योंकि निशस्त्रीकरण की जो नियम और शर्त थे उसका पालन मित्र राष्ट्रों ने सही ढंग से नहीं किया। इसलिए हिटलर भी शस्त्रीकरण के दौड़ में शामिल हो गया और इसके विरुद्ध मित्र राष्ट्रों ने कोई कार्रवाई भी नहीं की। तीसरी बात है, या यूं कह सकते हैं कि हिटलर की विदेश नीति की तीसरी जो बातें हैं, इसके माध्यम से उस विदेश नीति को समझेंगे, वो है ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार। ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में जर्मन जाति का बहुलता थी, या कह सकते हैं कि वहां उनकी संख्या अधिक थी। इसलिए हिटलर ने उसको अपने अधिकार पर कर लिया। 1936 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया के साथ एक समझौता किया, जिसके माध्यम से जर्मनी में ऑस्ट्रिया की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर ली। दोनों राष्ट्र परस्पर एक दूसरे के साथ, विशेषकर ऑस्ट्रिया के यहूदियों के साथ कोई भी कार्रवाई न करने की वचन देना भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार इस समझौते के माध्यम से दोनों राष्ट्रों ने यह निर्णय लिया कि अब वे एक दूसरे की प्रभुसत्ता को स्वीकार करेंगे। लेकिन हिटलर ने चालाकी के साथ ही ऑस्ट्रिया पर अपने सेना भेजना शुरू कर दिया और अंततः उसे अपने अधिकार में कर लिया। इसी प्रकार
चेकोस्लोवाकिया की जो सीमा है वो जर्मनी से मिलती थी और उस सीमा पर लगभग 35 लाख जर्मन जाति के लोग रहते थे जिन्हें स्यूडेटन कहते थे। स्यूडेटन लोग जो रहते थे वह स्यूडेटन लैंड कहलाता था, जिसे चेकोस्लोवाकिया सरकार से हिटलर ने मांग की, क्योंकि वहां जर्मन जाति का बाहुल्य था, इसलिए उसे जर्मनी में मिला दिया जाए। लेकिन चेकोस्लोवाकिया ने उनसे मना कर दिया, या कह सकते हैं कि जर्मनी में उन्हें मिलाने से मना कर दिया। परिणाम यह निकला कि इन दोनों के मध्य युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। इन दोनों के मध्य युद्ध को टालने के लिए इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधि 29 दिसंबर 1938 को म्यूनिख में एकत्र हुए और एक समझौता हुआ जिसे हम म्यूनिख समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौते के कुछ ही महीनों बाद हिटलर ने बलपूर्वक चेकोस्लोवाकिया पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार हिटलर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर अपना अधिकार कर लिया। चौथी जो नीति थी वह है धुरी राष्ट्रों का निर्माण। हिटलर इटली और जर्मनी को अपने साथ मिलाना चाहता था। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले इटली के साथ समझौता किया। इस समझौता के तहत उन्होंने इटली के द्वारा एबिसीनिया पर जो अधिकार किया गया था उसे मान्यता दे दी। साथ ही राष्ट्रसंघ की जो विरुद्ध जो कार्यवाही इटली के माध्यम से किया गया था उसमें भी उसकी सहायता की और स्पेन की गृह युद्ध में भी मुसोलिनी का साथ हिटलर ने दिया। इस प्रकार हिटलर मुसोलिनी का सहयोग करने लगा, जिससे मुसोलिनी और हिटलर के मध्य एक समझौता हुआ। उस समझौते के शर्त के अनुसार इटली ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर हिटलर के अधिकार को मान्यता दे दी और हिटलर ने एबिसीनिया का इटली पर अधिकार को मान्यता दे दी। उसके बाद हिटलर ने जापान के साथ एक समझौता किया जिसे हम एंटी कोमिंटन पैक्ट कहते हैं। इस पर 2 नवंबर 1936 को दोनों के माध्यम से एक समझौता हुआ जिस पर हस्ताक्षर कर किया और एक साल बाद 6 नवंबर 1937 को उसी एंटी कोमिंटन पैक्ट जिसमें जापान और जर्मनी ने साइन किया, हस्ताक्षर किए थे, उस पे मुसोलिनी ने भी हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार जो पहले रोम बर्लिन धुरी थी वह अब रोम बर्लिन टोक्यो धुरी के नाम से जाने लगा। या यूं कह सकते हैं कि इन तीनों राष्ट्रों को धुरी राष्ट्र के नाम से जाने लगा। ये रोम बर्लिन टोक्यो इटली की राजधानी रोम, जर्मनी की राजधानी बर्लिन और जापान की राजधानी टोक्यो। इसलिए इन तीनों राष्ट्रों की राजधानी के नाम पर ही इन धुरी राष्ट्रों का नाम रखा गया, जिन्हें हम रोम बर्लिन टोक्यो धुरी के नाम से जानते हैं। इस तरह हिटलर की विदेश नीति और गृह नीति थी। उसके बाद आता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, जिसको हम तात्कालिक कारण कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। हिटलर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार करने के बाद पोलैंड को पर अपना हस्तक्षेप या अधिकार करने की योजना बनाने लगे। इसके लिए उन्होंने पोलैंड सरकार से डेजिंग बंदरगाह तक जाने के लिए पुलिस गलियारे की मांग की ताकि वह डेजिंग बंदरगाह तक आसानी से आ जा सके। लेकिन पोलैंड की सरकार ने हिटलर के मांगों को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप हिटलर ने बिना युद्ध की घोषणा किए ही 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 2 दिन बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने हिटलर को सूचना भेजी
कि वह अपनी सेना पोलैंड से हटा ले, लेकिन हिटलर नहीं माना और अपनी सेना पोलैंड में भेजना जारी रखा। नतीजा यह हुआ कि 3 सितंबर को इंग्लैंड और फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध इस युद्ध में शामिल हो गया। इस तरह यह महायुद्ध शुरू हो गया।